मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली हर गर्भवती महिला के खाते में औसतन 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे ताकि उसे मिले पौष्टिक आहार और उचित आराम। रजिस्टर करने पर 1,000 रुपए, पहला चेकअप कराने पर 2,000 रुपए, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी पर औसतन 1,000 रुपए और बच्चे के पहले चरण के टीकाकरण और जन्म पंजीकरण कराने पर 2,000। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। रजिस्टर करने के लिए आंगनवाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमिता। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पहुंचा पार। कोविड-19 से 5 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। भारत में भी 16,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना से रिकवरी की दर 58% से ज्यादा। मध्य प्रदेश में रविवार को बीते 24 घंटों में मिले 221 मामलों के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 13,186। राज्य में 557 संक्रमितों की हुई मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रसिद्ध कार्यक्रम मन की बात के जरिए किया देशवासियों को संबोधित। कहा, लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को मिला करारा जवाब। अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे। हमारे वीर सैनिक सीमा पर चीन और देश के भीतर कोरोना को हर मोर्चे पर हराने में है भारत सक्षम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की क्षमताओं को लेकर बेबाकी से रखी बात। कहा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश में कहीं भी नहीं है कोरोना का सामुदायिक संक्रमण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंवाद वर्चुअल रैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता और जनता को किया संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी के बीते 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। चीन के साथ सीमा विवाद पर छद्म राजनीति के लिए कांग्रेस पर बोला हमला। और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह में अपने जन्मदिन के मौके पर संकल्प पर्व के तहत किया वृक्षारोपण। नरसिंहपुर जिले के अपने गृह ग्राम गोटेगांव पहुंचकर लिया बुजुर्गों का आशीर्वाद। प्रत्येक व्यक्ति से कम 5 पौधे लगाने का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में इसके संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए 1 करोड़ 1 लाख से अधिक हो गए हैं और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी 5 लाख से अधिक हो गई है। कोविड-19 के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी से हुई मृत्यु के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 19,559 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,48,318 हो गई है। इसी अवधि में कोरोना वायरस से 380 लोगों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 16,475 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के 2,10,120 सक्रिय मामले हैं और अब तक 3,21,723 लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। भारत संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 221 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 7 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हुई है। स्वस्थ होने वालों की बात करें तो ये बड़ी राहत है कि पिछले 24 घंटे में 113 कोरोना सर्वाइवर स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 35, इंदौर में 40, मुरैना में 47, ग्वालियर में 17 कोरोना पॉजिटिव मिले। इस तरह अब कुल पॉजिटिव मामले 13,186 हो गए हैं। कुल मौतों की जहां तक बात है तो अब कोरोना के चलते 557 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। सबसे ज्यादा इंदौर में 222, भोपाल में 94, उज्जैन में 70, खंडवा में 17, जबलपुर में 14, देवास में 10, सागर में 20, बुरहानपुर में 23, खरगोन में 14 कोरोना संक्रमितों की जान गई है। सबसे ज्यादा इंदौर में 4,615, भोपाल में 2,740 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। कंटोनमेंट क्षेत्र फिलहाल प्रदेश में 1,081 निर्धारित किए गए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 10,084 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। एक्टिव केस अभी कुल 2,545 हैं। प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना संक्रमण है।
राहत की खबर यही है कि वर्तमान में एक्टिव केसेस का आंकड़ा कुल स्वस्थ हुए लोगों के आंकड़े से कम है। राजधानी भोपाल में रविवार को 35 नए मरीजों के सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अब राजधानी में कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 2740 हो गई है। वहीं रविवार को 26 कोरोना सर्वाइवर स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। राजधानी में इस समय एक्टिव केस 609 हैं। रविवार को एक मृत्यु दर्ज नहीं हुई है। भोपाल में अब तक कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या 94 हो गई है। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इंदौर जिले में 49 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि नेगेटिव की संख्या 1452 थी। कल कुल 1512 सैंपल टेस्ट किए गए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जाड़िया ने बताया कि अब तक इंदौर जिले में 83,136 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,664 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 226 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार से स्वस्थ होने पर कल 20 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं अब तक इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 3,435 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। जिले में अब 1,003 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर से 4,455 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। इंदौर जिले का रिकवरी रेट 73.64% हो गया है, जबकि डेथ रेट जिले का 4.84% है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मन की बात के जरिए संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इन दिनों मैं देख रहा हूं कि लोगों में एक विषय पर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा। कोई किसी को फोन पर भी यही कह रहा है, तो कोई बातचीत भी इसी तरह की कर रहा है। इसी विषय से ही बात शुरू हो रही है कि ये साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा। कोई लिख रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है। कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है। बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। 6-7 महीने पहले ये हम कहाँ जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। 6-7 महीना पहले ये हम कहाँ जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नित नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया, तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है, और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सब के बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है। हालात तो ये हो गई हैं कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़कर देख रहे हैं। साथियों, मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वजह से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए? क्या पहले के 6 महीने जैसे बीते उसकी वजह से ये मान लेना कि पूरी साल ही ऐसा है? क्या ये सोचना सही है? जी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों, बिल्कुल नहीं। एक साल में एक चुनौती आए या 50 चुनौती आए, नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता। भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर पीएम
पीएम ने कहा कि संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत के विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा कि जिनके बेटे शहीद हुए हैं, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। पीएम ने मानसून को लेकर जनता से आह्वान करते हुए कहा कि देश के एक बड़े हिस्से में अब मानसून पहुंच चुका है। इस बार बारिश को लेकर मौसम विज्ञानी भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत उम्मीद जता रहे हैं कि बारिश अच्छी होगी तो हमारे किसानों की फसलें अच्छी होंगी, वातावरण भी हरा भरा होगा और बारिश के मौसम में प्रकृति भी जैसे खुद को रिजुविनेट कर लेती है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन करता है, प्रकृति एक तरह से बारिश के समय उनकी भरपाई करती है, रिफिलिंग करती है। लेकिन ये रिफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धरती माँ का साथ दें, अपना दायित्व निभाएं। हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत मदद करता है। हमारे कई देशवासी तो इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस बार बारिश को लेकर मौसम विज्ञानी भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत उम्मीद जता रहा है। बारिश अच्छी होगी तो हमारे किसानों की फसलें अच्छी होगी, वातावरण भी हरा भरा होगा। बारिश के मौसम में प्रकृति भी जैसे खुद को रिजुविनेट कर लेती है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन करता है, प्रकृति एक तरह से बारिश के समय उनकी भरपाई करती है, रिफिलिंग करती है। लेकिन ये रिफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धरती माँ का साथ दें, अपना दायित्व निभाएं। हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत मदद करता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को काफी अहम बताया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लगभग सभी समकालीन मुद्दों पर अहम विचार देशवासियों से साझा किए। इससे देशवासियों को नया करने की प्रेरणा मिलती है और देशवासी संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। घटनाओं के और चुनौतियों के पृष्ठभूमि पर उन्हें जनता को एक विश्वास दिलाया कि 2020 में नई चुनौतियां आई, अनेक संकट आए, लेकिन इसके लिए ये साल खराब नहीं होगा। ये वर्ष भी नई दिशा देगा भारत को, और 130 करोड़ लोगों के जनसहभागिता से इन चुनौतियों को हम पार करेंगे और ये साल भी एक कामयाब साल बनाएंगे। तो ये विश्वास जगाना बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने उसके साथ जिस तरह से अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी, पीवी नरसिम्हा राव जी के जीवन पर भी उन्होंने बात की, तो और बाकी घर में कैसे समय बिताए इसके बारे में जो बताया, ये बेहद ही लोगों को अच्छा लगा है, और इसलिए ये मन की बात एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का आधार बना है। देश के मुखिया और देशवासी, इनका सीधा नाता इससे स्थापित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की क्षमताओं को बताते हुए कहा है कि देश घर के भीतर कोरोना से और सीमा पर चीन से अच्छी तरह से लड़ने में समर्थ है। देश को हर मोर्चे पर चुनौतियों का जवाब देना आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 का सामुदायिक संक्रमण नहीं है। गृह मंत्री ने आज एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, उन्होंने इस संबंध में 3 वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ सलाह मशवरा किया है और उन्होंने इससे इनकार किया है। चिकित्सकों का कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ अच्छे तरीके से लड़ा है और देश में संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया के मुकाबले कम है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। 3 सबसे सीनियर अफसरों से बात करी है, डॉक्टर पॉल, आईसीएमआर के अध्यक्ष डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गुडेरिया से। अभी ये स्थिति दिल्ली में नहीं आई है। ऐसी स्थिति इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि करे हुए टेस्टों में 30% पॉजिटिव आते थे, मगर वो इसलिए आते थे कि आप अंतिम समय में ही टेस्ट में ले जाते थे। अब जब हम 20,000 टेस्ट करने लगे तो ये स्थिति नहीं है। आज दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय किया है। हालांकि लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन पहले की तरह ही सख्ती से जारी रहेगा। फिलहाल लॉकडाउन की अवधि 30 जून के लिए ही थी। पहले के निर्णय के अनुसार राज्य में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर समेत सभी धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, सैलून, स्पा, होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, बार, अंतर्राज्यीय बस सेवा, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, जिम, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन सख्ती से जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित राज्यों से कोलकाता आने वाली घरेलू उड़ानों पर 31 जुलाई तक रोक लगाने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने विदेश से यहां आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से रात्रि कर्फ्यू में भी 1 घंटे की ढील देने का ऐलान किया है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में रात्रि कर्फ्यू की अवधि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक है। इस दौरान कोलकाता से आने वाले स्पेशल ट्रेनों पर भी रोक लगाने की केंद्र से मांग की गई है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि शुक्रवार से राज्य भर में शाम 7 बजे से 12 घंटे का रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए 28 जून आधी रात से कामरूप जिले में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच असम सरकार ने घोषणा की कि शुक्रवार 26 जून से राज्य भर में शाम 7 बजे से 12 घंटे का रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के हालात को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता और जनता को संबोधित किया। सीएम चौहान का ये संबोधन मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय भोपाल से हुआ, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को संबोधित किया। सीएम चौहान ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 वर्ष के कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक कार्यों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ जनसंवाद में भारत सरकार की उपलब्धियों की तारीफ की, जिसमें मुख्य रूप से नागरिकता कानून बिल, कश्मीर के अनुच्छेद 370 पर फैसला, 3 तलाक, राम जन्मभूमि विवाद आदि सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। सीएम ने हाल ही में चीन के हमले की निंदा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के कामों की भी जमकर आलोचना की। मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस सरकार की भर्त्सना करते हुए सीएम ने अपनी सरकार की विगत 50 दिनों की उपलब्धियों को भी गिनाया। रैली को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरोज पांडे, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव राय ने भी संबोधित किया। इस बीच भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में आगामी 24 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति और अन्य विषयों पर भी मीडिया से चर्चा की। आज हम इकट्ठा हुए हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी। सचमुच में गर्व होता है हम सबको, एक ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व वर्षों बाद हमें मिला है, जिसने देश का मान सम्मान और शान केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। ईश्वरीय शक्ति से संपन्न हमारा नेता, दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व करने वाले नेता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी, जो सपना देखा था, जिनने जनसंघ की स्थापना की थी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, हमारे ऐसे वरिष्ठ नेता का एक ही सपना था सबका, काय के लिए भारतीय जनसंघ, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत कि जिसके नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाएं तो सीना तान के कहे हम भारतीय हैं। ऐसे भारत के निर्माण के लिए पीढ़ियां की पीढ़ियां खप गई, लेकिन हम आज गौरव और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। ऐसे भारत का निर्माण अगर हुआ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एक अलग भारत। अभी अभी कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। चीन ने जो व्यवहार किया भारत के साथ वो कैसा था, लेकिन अब चीन ने दुस्साहस किया, गलवान में गिरेबान डालने की कोशिश की। वो भूल गया कि 62 भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। चीन अकड़ा तो हमारे सैनिकों ने चीनियों की गर्दन तोड़ के वहीं पटक दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, मोदी जी ने, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम शांति के पक्षधर हैं, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज आंख में आंख डाल के चीन को जवाब देने का साहस किया है तो हमारे भारत के वीर सैनिकों ने किया है। मैं भारत के इन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। चीनी सीमा पर हमारे कांकेर के वीर सैनिक शहीद गणेश राम कुंजाम ने अपना बलिदान दिया है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। आज ये मोदी जी का भारत है। कभी भारत के उस समय कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि चीन की सरजमी पर जो हमारी सीमाएं पक्की सड़क का निर्माण कर दो। चीन क्यों बौखलाया हुआ है? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की दम थी, सीमा तक शानदार पक्की सड़कों का जाल बिछ गया। 98% काम हमने पूरा कर लिया। चीन बौखलाया हुआ है, चीन परेशान है। चीन सोच रहा है कि भारत अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो दुनिया में ये एकमात्र देश है जो चीन को मात दे सकता है। और आज हम कहना चाहते हैं, भारत की सरजमी पर खड़े होकर
चीन को कि सावधान, तुम तो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। 130 करोड़ भारतीय अगर अपनी पे आ गए तो चीन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। आज नेतृत्व अगर हमारा कर रहे हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वो देश के अंदर भी और मध्य प्रदेश में भी जहां आवश्यकता है वो संगठन काम के लिए अपनी भूमिका सतत निभाते रहे और निभाते हैं। इसलिए इन 24 विधानसभाओं के उपचुनाव की दृष्टि से हमारी जो संचालन समिति है उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी पूरे इस चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हम लोग हैं आंतरिक तौर पर विशेष कुछ जिम्मेदारियां उन सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे उस संचालन समिति के सभी सम्मानीय सदस्य हैं, उन्होंने इंटरनल कुछ हमारी जिम्मेदारियां आपस में विभाजित हुई है। उसमें माननीय कैलाश जी मालवा की सभी 5 सीटों को फोकस करके वो काम करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का विरोध कर बंगाल की जनता का अहित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से बंगाल की जनता वंचित है। कभी बंगाल देश को राह दिखाता था और आज पूरी तरह से पिछड़ गया है। राजनीतिक हिंसा के कारण राज्य में लोग उद्योग में निवेश करने से संकोच कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बंगाल भाजपा की जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित कर रही थी। बहुत सारे कार्यक्रम आगे भी बढ़ाते रहे और उस बंगाल में उसको स्वागत ना करते हुए उसके खिलाफ भी बोलते आए बंगाल के सरकार ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में। उस आर्टिकल 370 का मतलब ही क्या है? मां, माटी, मनुष्य बोलने वाले बंगाल के नेतृत्व को इसको तो स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। बंगाल के बहन जम्मू कश्मीर में महिला का हक ही छीनता है 370, आर्टिकल 370। वो अगर शादी करती है कोई और प्रांत से, किसी और से, उनका जन्म से जो हक है वो सब हो जाते हैं महिला। ऐसे ही आज बंगाल में बार बार बोला जाता है कि हम वेरी सेकुलर है, हम डेवलपमेंट के लिए वर्ग के साथ काम करते हैं, मगर वो आर्टिकल 370 के वजह से जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड कास्ट का हक छीना जाता था। कोई उनका हक उनको देते नहीं थे। आर्टिकल 370 के वजह उसको हटाने में आज महिला भी, शेड्यूल्ड कास्ट भी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी, सबको जैसे हम सबको मिलता है अधिकार मिल रहा है। ममता बनर्जी जी, आप इसको क्यों खिलाफ करते हो? एसपी और वो 60 साल से हमारे चुनाव के प्रॉमिस था। हर एक मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 को हटाने के बात करते थे और हम हटा कर दिया है। ये चुनाव के द्वारा दिए हुए एक प्रॉमिस से संकल्प है, उसको हमने निभाया। दूसरा उदाहरण जिसमें देश आगे बढ़ती है, बंगाल पीछे रह जाती है या खिलाफ करती है, जबकि बंगाल के सोच पूरे देश का सोच से आगे रहना चाहिए। यही मैंने सीखा। मगर आज क्या हो रही है? अगले उदाहरण लीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा क्या होने वाला था या क्या हो रही है अभी, और इस विषय में ममता बनर्जी इसके खिलाफ लड़ रही थी। और इससे क्या, किसका बेनिफिट मिलने वाला है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज के कानून नहीं है, 2019 का कानून नहीं है। 60 साल से ये कानून है, मगर उसमें एक अमेंडमेंट करने के बाद बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी बहुत सारे पूरे देश भर में कैंप में रह रहे हैं पिछले 60 साल से। उनके बच्चे का अधिकार नहीं है, उनका कोई नागरिकता नहीं है और उनका रेशन कार्ड तक शायद नहीं मिलता है। ऐसे ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए बंगाली शरणार्थी का भी, पाकिस्तान का भी है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से आए हुए सभी लोग का जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देने का कानून परिवर्तन। इसका खिलाफ करने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता।
जब ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए बंगाली हमारे लोग पिछले 60 साल से इस देश में विदाउट सिटीजनशिप रह रहे हैं, उनका सिटीजनशिप देना और उसका खिलाफ करना, इसका पीछे क्या है राज? चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इसका थोड़ा व्याख्यान दे। मैं उदाहरण के नाते आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं कई मीडिया के द्वारा एक लिखित में कुछ रिपोर्ट जो आया उसको पढ़ने के बाद आपके सामने ये दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत, सिर्फ उधर 37,000 माइग्रेंट्स मतलब शरणार्थी, तो ईस्ट पाकिस्तान से जो आए हुए शरणार्थी सिर्फ एक पीलीभीत में 37,000 लोग थे, और वो सब भी इस कानून के वजह से अभी नागरिकता पाएंगे। सिर्फ एक जगह पर 37,000 लोग, और पूरे देश में इकट्ठा करके कुछ नंबर आ सकता है। मैं ये बोल रही हूं, मीडिया के द्वारा आए हुए रिपोर्ट, ये मैं 25 जनवरी 2020 का रिपोर्ट के उदाहरण लेते हुए आपके सामने रख रही हूं। अगर इतने सारे ईस्ट पाकिस्तान से बंगाली बोलने वाले लोग आए हैं और वो जाकर के दूर दराज पीलीभीत में शरणार्थी के नाम में उधर कैंप में रह रहे हैं, उनको नागरिकता सीएए दिलाएगा। और उसके खिलाफ ममता बनर्जी जी, ममता दी क्या कर रही हो? क्यों किसी का नागरिकता देने के इनकार कर रही हो? ये कानून तो किसी का नागरिकता छीनने वाले कानून नहीं है। अगर वो छीनता नहीं है मगर देता है, वो भी ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए बांग्ला लोग हैं, आपका इतराज क्या है? इसके खिलाफ क्यों कर रहे हो आप? ये दूसरा उदाहरण है। और दूसरा हमारे पिछले 1 साल का अचीवमेंट के नाते में आपके सामने रखना चाहती हूं। और तीसरी उदाहरण जिसमें दोबारा मैं बोल रही हूं, बंगाल जो आगे सोचने वाले देश है, वो पीछे रह गए। पूरे भारत देश समर्थन दे रही है ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक क्या चीज है? दोबारा मैं याद दिला रही हूं, मां मानुष मट्टी के ऊपर। क्या अगर वो मां इस्लाम के मां है, मतलब मुस्लिम विमेन है, मां बहन ये दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनका आपके मंत्र में मां माटी में इंक्लूशन नहीं है क्या? पूरे इस्लामिक देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, अरब देश हो, उधर भी ट्रिपल तलाक का मंजूरी है, मतलब ट्रिपल तलाक हटाया गया। और जब हमारे देश में हम करते हैं, इसके खिलाफ ममता बनर्जी खड़े होते हैं, टीएमसी इनकार के बात में बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं रिलीजन लेके नहीं आना राजनीति में। ये रिलीजन नहीं है ममता दी, ये सरासर महिला के हक के विषय है। केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को एक वर्चुअल रैली के माध्यम से चंडीगढ़ वासियों को संबोधित किया। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने जहां पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से कांग्रेस द्वारा सेना पर की जा रही बयानबाजी पर सवाल दागे, वहीं शहरवासियों को संकल्प दिलाया कि इस बार दीपावली पर कोई भी चीन के पटाखे और सामान का इस्तेमाल नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी जिसने 58 साल तक देश पे राज किया, जिसने 3-4-5 प्रधानमंत्री दिए, भले एक परिवार के ही 3 रहे हो, अब तो लगता नहीं कभी लोग का नंबर आएगा, वो चीन से पैसे लेते हैं एक ट्रस्ट के लिए जो भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर होता है। और ध्यान रखिए, कांग्रेस से हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो एक प्रधानमंत्री के रूप में हमें सम्मानीय है। भले ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करना नहीं आता हो, तो समझते हैं कि हम तो अहंकार, भारत को चलाने का ऊपर से पट्टा हमें ही दिया गया, और उसमें चीन से पैसा लेना उनकी स्मृति में और चीन के पक्ष में स्टडी कराना, यह है बड़े सवाल।
तो आज मुझे लगा कि जब मैं चंडीगढ़ की बहुत ही बुद्धिजीवी जनता से बात कर रहा हूं, कुशल, समझदार, देश की चुनौती को समझने वाली जनता से बात कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि अपनी इस पीड़ा को शुरू में ही बोलूं। लेकिन मेरे प्यारे कार्यकर्ता बंधुओं, अब ये देश मजबूत हाथों में है। ये देश न झुकेगा, न हटेगा, न थकेगा। ये हमारा विश्वास है। ये समझना बहुत जरूरी है। चुनौती कुछ भी हो, चुनौती तो है ही है। अब मैं आता हूं कोरोना पर। देखो मित्रों, कोरोना की दवा नहीं आई अभी तक। जब दवा नहीं है तो दुआ है और लॉकडाउन है। अब अभी प्रकाश जी ने मेरे सारी हम लोग के काम की चर्चा की। कोरोना में सड़क बंद, हवाई जहाज बंद, रेलगाड़ी बंद, लेकिन रविशंकर प्रसाद का सारा विभाग चल रहा था। संचार विभाग में मोबाइल, कम्युनिकेशन, आईटी, वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉन्फ्रेंस, पोस्टल विभाग, इसने गांव गांव में पैसा पहुंचाया, बाकी काम किया, दवाइयां भी पहुंचाई। लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए, अभी तक इसकी दवा नहीं निकली। लेकिन मोदी जी की अगुवाई में देश जो पूरा उनके पीछे खड़ा हो गया, चाहे वो जनता कर्फ्यू हो, चाहे वो ताली बजाना हो, थाली बजाना हो, पूरा देश उनके सामने आया, दीपक जलाना हो। आज देखिए, उन्होंने डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर, पुलिस वाले, इन सबों के लिए ताली पिटवाई तो पूरी दुनिया भी ताली पीट रही है उनके लिए कि हमें डॉक्टरों का सम्मान करना है, नर्सेस का सम्मान करना है। राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं कि लॉकडाउन से क्या होगा, ताली पीटने से क्या होगा। जमाने में सोनिया गांधी भी कहती हैं। तो आज मैं चंडीगढ़ के लोगों से बात कर रहा हूं तो एक सवाल आपसे पूछना है, अगर राहुल गांधी को लॉकडाउन से इतनी परेशानी है तो वो पहले अपने मुख्यमंत्रियों को कन्विंस करते हैं। अमरिंदर सिंह जी ने तो पंजाब में लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया। ठीक किया मेरे हिसाब से। राजस्थान ने भी किया, महाराष्ट्र ने भी किया। तो अगर राहुल गांधी के इन टिप्पणियों को उनके खुद के मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तो क्या समझा जाए कि राहुल गांधी हल्के से बातें करते हैं। एक मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं। चीन को अलग कर दीजिए, चीन की सच्चाई तो सामने नहीं आती। चीन सच्चाई को छुपाता है। तो दुनिया के 15 देश जहां पर कोरोना है, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया इत्यादि इत्यादि। तो चाइना को छोड़कर इन 15 देशों की बात करें तो इन देशों की आबादी है लगभग 142 करोड़। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को देर शाम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अब मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। ये फैसला मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब होने के चलते लिया गया है। वो इलाज के लिए पिछले कुछ समय से लखनऊ में है। राष्ट्रपति भवन ने ये जानकारी साझा करते हुए कहा है कि लालजी टंडन की अनुपस्थिति में आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। माना जा रहा है कि लालजी टंडन की अनुपस्थिति की वजह से मध्य प्रदेश में राजभवन का काम प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से अतिरिक्त कार्यभार के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर लालजी टंडन बाईपैप मशीन पर हैं। उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, ऐसे में वो खुद सांस नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें प्रेशर में ऑक्सीजन दी जा रही है। अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम इलाज में जुटी है। कई सरकारी डॉक्टर्स से भी इलाज के लिए सलाह ली गई है। एम्स दिल्ली, पीजीआई, केजीएमयू के डॉक्टर ने भी इलाज को लेकर परामर्श दिया है। मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के मुताबिक राज्यपाल अभी बाईपैप मशीन पर हैं। उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है। उन्हें बुखार होने पर 11 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक और जहां मध्य प्रदेश के राज्यपाल की तबीयत ठीक ना होने की वजह से आनंदीबेन पटेल को
मध्य प्रदेश का प्रभारी राज्यपाल बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएं आ रही हैं। तो इस संबंध में और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अजीत, बताइए क्या खबर है आपके पास में मंत्रिमंडल से संबंधित और मध्य प्रदेश की और ताजा स्थितियों से संबंधित। जी देखिए, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से सरगर्मियां चल रही थी कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है मंत्रिमंडल विस्तार जो है होने वाला है, तो कल की तारीख जो है 30 जून को मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के जो भाजपा पार्टी के अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, वो आज दिल्ली गए हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य जो वरिष्ठ नेता है उनसे मुलाकात करेंगे और जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर वहां पर मंथन करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली से ही करीब 4 बजे जो है मध्य प्रदेश भवन में वहां पर मीडिया से भी बात करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से, वो भी कल भोपाल आ रहे हैं, अपने 2 दिवसीय प्रवास पे भोपाल आ रहे हैं। तो जिस कारण से पूरी तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कल जो है मंत्रिमंडल जो है विस्तार हो सकता है और पुराने चेहरे जो है उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि करीब 25 मंत्री जो है वो बन सकते हैं, जैसा खबरें अभी आ रही है हमारे पास। उसमें अधिकांश जो है पुराने चेहरे हैं, कद्दावर नेता है और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी चुनाव होने वाले हैं, जो उपचुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, तो उसके पहले जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और जो है जो क्षेत्र है, जो नेता है, उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। जो कि कोरोना के संकट के कारण पिछले कुछ महीनों में सरकार मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने पहले अकेले शपथ ली थी, उसके बाद में कुछ मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया था। अभी भी कुछ ऐसे विभाग हैं जो कि बिना मंत्रियों के हैं, तो इसलिए सरकार की भी कोशिश है कि जब अब थोड़ा सा अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और कोरोना के संकट को काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, तो अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, जिससे कि जो है शासन प्रशासन जो है वो आसानी से चल सके। देखिए, जिस तरीके से जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, उनको कल रात को राष्ट्रपति ने उनको मध्य प्रदेश का प्रभार दिया है, उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो है 1-2 दिन में हो सकता है। आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आला नेता जब दिल्ली गए हैं, तब ये बात पुख्ता हो रही है कि कल जो है मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हो सकता है और करीब 20 से ज्यादा मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री सभी जो मंत्री हैं वो शामिल उसमें रहेंगे। तो कल का दिन है, कल शपथ हो सकती है मध्य प्रदेश में और जो लगातार इनपुट आ रहे हैं हमारे पास, हम आपको और खबरें देते रहेंगे। लेकिन कल 30 तारीख का जो है शपथ ग्रहण समारोह लगभग पक्का दिखाई दे रहा है, अभी तक जो खबरें हमारे पास आई हैं उनके हिसाब से। और कल ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ रहे हैं भोपाल, तो इसके और ये बातें पुख्ता हो जाती, क्योंकि उनके खेमे के कई नेता जो हैं वो भी मंत्री बनेंगे, तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उस समय वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रह सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, हमें ये ताज़ा जानकारी देने के लिए। और कल जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने जीवन के 60 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी जन्मभूमि नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव पहुंचकर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। जन्मदिन पर उन्होंने अपने स्कूल काल से लेकर राजनीतिक मित्रों को घर पर आमंत्रित कर उनसे आपसी विचार विमर्श किया एवं पुरानी यादों को ताज़ा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आने वाली भावी पीढ़ी के लिए देश की जनता से वृक्ष लगाने का आह्वान किया। उन्होंने अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर कम से कम 5 पौधे अवश्य लगाने चाहिए। यही हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुमूल्य उपहार होगा और वृक्ष रूपी स्मृतियां आपकी आने वाली पीढ़ियों को विरासत की तरह हैं। और भी अमरूद इसको कहते हैं, इन 4 पर फोकस किया है। हम लोगों का लक्ष्य था कि हर दिन हम 60 पौधे लगाएंगे, लेकिन वो उससे ज़्यादा हो गए। तो मुझे लगता है कि ये संख्या लगभग 225 से ज़्यादा है, पर लक्ष्य हमारा बड़ा है। अभी हमने 2000 पौधे रखे हैं, एक दिन सामूहिक। जैसे एक बार हम लोगों ने कोशिश की थी 2 साल पहले की 5000 वृक्ष लगाए, 90% उनका सर्वाइवल है। इस बार जो 2000 या 3000 जिसका समिति तय करती है, तो एक अभियान इस बार भी चलाएंगे ताकि वृक्षारोपण के इस अभियान को गति मिल सके। संतोष की बात यह है कि जब भी वृक्षारोपण हुआ, उनकी बचे रहने की जो प्रतिशत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने सभी सहयोगियों का हृदय से
आभार व्यक्त करता हूँ। हम जैसे लोगों को तो जन्मोत्सव मनाने की इजाज़त ना तो मिलनी चाहिए, हम तो देते भी नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि संकल्प पर्व के रूप में मनाना चाहिए। जीवन आपका खुद एक यात्रा है, हम आने वाली पीढ़ी को क्या लेकर जाएंगे। तो मैंने संकल्प पर्व के तौर पर मेरा मंत्रालय भी तय कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है 5 वृक्ष लगाए। तो मैं मानता हूँ कि मैं 60 वर्ष का हुआ हूँ, लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं खुशी में, वो संकल्प लें और 5 वृक्ष लगाएं इन 15 दिनों के भीतर। तो मुझे लगता है ये बड़ा योगदान होगा प्रकृति के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के जन्मदिन के अवसर पर दमोह जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन को संकल्प पर्व का नाम दिया गया। अब आगामी दिनों में केंद्रीय मंत्री के हर एक जन्मदिन को इसी तरह से एक संकल्प लेकर मनाया जाने की परिपाटी शुरू की गई है। दमोह जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस पहाड़ी पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री के जन्मदिवस के मौके पर पौधों का रोपण किया गया। उनके 60वें जन्मदिन के मौके पर 60 पौधों का रोपण सर्किट हाउस पहाड़ी पर किया गया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भी संकल्प पर्व के तहत 12 जुलाई तक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दमोह जिले में पौधारोपण कार्यक्रम का आगाज भी किया गया है, जिसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। संस्कृति मंत्री ने 500 पौधों का रोपण जरारू धाम में किया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन के अवसर पर 60 पौधों का रोपण किया। क्या है दमोह लोकसभा के लाडले सांसद, भारत सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी 60वें जन्मदिन के अवसर पर आज दमोह भारतीय जनता पार्टी द्वारा सर्किट हाउस पहाड़ी पर 60 वृक्ष लगाकर उनके जन्मदिन को याद बनाया। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी दमोह जिले की ओर से आदरणीय प्रहलाद जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप शतायु रहें और हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी के 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ऊर्जावान जिले के अध्यक्ष सम्मानित प्रीतम सिंह लोधी जी के कुशल नेतृत्व में 60 वृक्षारोपण किया गया है। निश्चित रूप से हम लोगों ने जो यहाँ पर वृक्ष रोपित किए हैं, हमारा संकल्प बनता है कि वृक्ष रोपने के बाद हम यहाँ पर पानी देने आए और ये पेड़ जब भाई साहब का अगले साल के जन्मदिन आए तब ये पेड़ और बड़े हो जाएं। ऐसे ही हमारी भाई साहब की आयु दीर्घायु हो। आत्मनिर्भरता के लिए वोकल फॉर लोकल ही मूल मंत्र है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर सामान का निर्माण और उपयोग करने का जो आह्वान किया है, उससे प्रेरणा लेकर देश भर में कई प्रयास हो रहे हैं। होशंगाबाद के वन ग्रामों में इन दिनों महिलाएं मास्क निर्माण कर जहां लोगों को गुणवत्तापूर्ण मास्क उपलब्ध करा रही हैं, वहीं अपनी आजीविका भी चला रही हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र वोकल फॉर लोकल को आत्मसात किया है होशंगाबाद के वन ग्रामों में रहने वाली महिलाओं ने। ये महिलाएं मास्क निर्माण कर जहां लोगों को गुणवत्तापूर्ण मास्क उपलब्ध करा रही हैं, वहीं आत्मनिर्भरता की ओर कदम भी बढ़ा रही हैं। होशंगाबाद जिले में वन विभाग ने भारत सरकार की ग्रीन इंडिया मिशन योजना के माध्यम से वन ग्रामों में निवास करने वाली महिलाओं को सिलाई मशीनें प्रदान की है। इसके साथ ही उन्हें सिलाई से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। इन महिलाओं के बनाए मास्क वन विभाग खुद खरीद रहा है। मैं ग्राम अमराई से हूँ। मेरा नाम शीला प्रजापति है और मैंने ये काम ग्रीन इंडिया से सीखा है, फॉरेस्ट वालों ने सिखाया है। मैं मास्क सिल रही हूँ, दिन भर में 150 बना लेते हैं। हमको बहुत सा फायदा होता है, मतलब अब ये मास्क मिल रहे हैं सिलने के लिए तो सिलाई उसी से कर रहे हैं, नहीं सीखते तो कैसे करते। हाँ, फॉरेस्ट की बहुत अच्छी योजना है, इन लोगों ने हमारे लिए बहुत अच्छे की। मेरा नाम निशा बामने है और पीपरिया पंचायत से हूँ मैं, और हम लोग का काम अच्छा चल रहा है। मास्क सिल रहे हैं अभी हम लोग। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हमें मशीन दी गई है और फॉरेस्ट वाले हमें कपड़ा ला के देते हैं और मास्क सिलवाते हैं हम लोगों से, और वही लोग फिर सारे मास्क लेके जाते हैं। हम लोग को 5 रुपये मास्क के हिसाब से दिए जाते हैं और पैसा है वो हमारे अकाउंट में आता है। अभी कॉलेज और पढ़ाई वगैरह भी बंद है तो अब हम लोग का काम घर पे चल रहा है।
महिलाओं के लिए अच्छी योजना है क्योंकि घर बैठे काम मिल रहा है, इसलिए इससे बहुत फ़ायदा होता है हम लोग को, क्योंकि कहीं जाना नहीं पड़ता है हम लोगों को और घर बैठे काम मिल जाता है। मेरा नाम नीतू बामने है, मैं ग्राम बोरखेड़ा अमराई से हूँ और अभी मैं लॉकडाउन में मास्क सिलने का काम कर रही हूँ। मुझे ग्रीन इंडिया मिशन के तहत मैं सिलाई मशीन मिली है और उसी के थ्रू मैं काम कर रही हूँ। ये जो मास्क है, ये कपड़े भी हमें ग्रीन इंडिया मिशन की तरफ से मिल रहे हैं और खरीद भी वो ही रहे हैं, फॉरेस्ट वाले खरीद रहे हैं और पेमेंट वो अकाउंट में दे रहे हैं। काम अच्छा है, फायदा होता है। हाँ सर, फायदा होता है। वन विभाग महिलाओं द्वारा बनाए गए मास्क के एवज में उन्हें 5 रुपए प्रति मास्क की दर से मेहनताना दे रहा है। इसके साथ ही विभाग द्वारा महिलाओं को मास्क बनाने के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। वन विभाग के इस प्रयास से महिलाओं को हर 15 दिन में निश्चित रकम मिल जाती है। प्रत्येक महिला द्वारा दिन भर में 150 से 200 मास्क बना लिए जाते हैं, जिसकी राशि विभाग द्वारा 15 दिनों के अंतराल में उनके बैंक खातों में सीधे जमा कराई जा रही है। गांव-गांव में जीविकोपार्जन की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई और हम लोगों ने ये भी देखा कि मास्क जो है बहुत ज़रूरी हो गया है। हमको चिंता थी अपने लैंडस्केप के ग्रामीणों की भी, हमारे वनग्राम के लोगों की भी, हमारे कर्मचारियों की भी, और इस कोविड के काम में जितने भी लोग लगे थे, हमारे कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी। तो हम लोगों के मन में आया कि क्यों ना ये जो प्रशिक्षित महिलाएँ हैं, अगर इनको रॉ मटेरियल दे दें और इसका एक स्पेसिफिकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट से ले लें कि मास्क कैसे बनाना है, तो ये बना सकती हैं। फिर इनसे चर्चा हमारे स्टाफ ने की तो उन्होंने कहा हम तो तैयार हैं, हमको रॉ मटेरियल नहीं है। तो हम लोगों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से इस मास्क के जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स थे वो मंगवाए, इनको डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, इसके ब्रोशर दिए, इनके पंप्लेट्स दिए और एक आध दिन की ट्रेनिंग दिलवाई। उसके बाद ये इतनी ट्रेंड हो गई कि आज की स्थिति में हमारे वनमंडल में करीब 55,000 मास्क इन महिलाओं ने बनाए हैं और हम खाली इनको मटेरियल दे देते हैं हमारे रेंज अफसर, और ये एक मास्क पे इनको 4.5 से 5.5 रुपये का इनको मेहनताना मिल जाता है, जो इनके लिए बहुत पर्याप्त है। इसके अलावा इनको बाहरी जैसे पंचायत के लोग हैं या दूसरे डिपार्टमेंट के लिए वो भी इनको ऑर्डर देते हैं, तो ये दिन रात उसमें लगी रहती हैं, जो कोविड के पीरियड में, कोविड-19 के लॉकडाउन के पीरियड में इनके लिए आय का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। कोरोना संकट में इस योजना के माध्यम से जहां एक ओर लोगों को सस्ते मास्क मिल पा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे रोजगार सुलभ हुआ है। होशंगाबाद से आशीष मालवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। दर्शकों, हाल ही में एक ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि आयुष मंत्रालय के वैज्ञानिक पैनल के कुछ व्यक्ति कोरोना की एक कथित दवाई की स्वीकृति पर रोक लगा रहे हैं। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने जब इस मैसेज की सच्चाई का पता करने की कोशिश की तो पता चला कि इस तरह का दावा पूरी तरह से निराधार है। आयुष मंत्रालय में ऐसा कोई भी वैज्ञानिक पैनल नहीं है। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि सोशल मीडिया या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म की भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन खबरों पर कतई भरोसा ना करें। आप ट्विटर पर पीआईबी फैक्ट चेक पेज को लाइक करके वहां से मिलने वाली जानकारी के जरिए भी इस तरह की अपुष्ट खबरों या अफवाहों से सचेत रह सकते हैं। और अब 5 मिनट में 15 खबरें। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मिला मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। लालजी टंडन के अस्वस्थ होने के चलते राष्ट्रपति भवन से हुई अधिसूचना जारी। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए अनेक समसामयिक विषयों पर रखे अपने विचार। कहा, कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता अनलॉक के दौरान रखने की जरूरत। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए समग्र प्रयासों की बताई आवश्यकता। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को मिला करारा जवाब। अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे हमारे वीर सैनिक। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के व्यक्तित्व के अनेक प्रेरक पहलुओं को याद करते हुए युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने का किया आह्वान।
मध्य प्रदेश में रविवार को बीते 24 घंटों में मिले 221 मामलों के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 13,186। राज्य में 557 संक्रमितों की हुई मृत्यु। कोरोना से अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 10,000 से ज्यादा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पहुंचा पार। कोविड-19 से 5 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। भारत में भी 16,000 से ज्यादा लोगों की हुई मृत्यु। देश में कोरोना से रिकवरी की दर 58% से ज्यादा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंवाद वर्चुअल रैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता और जनता को किया संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी के बीते 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। चीन के साथ सीमा विवाद पर छद्म राजनीति के लिए कांग्रेस पर बोला हमला। कोरोना संक्रमण के बीच अनेक जिलों में कोरोना सर्वाइवर के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना सर्वाइवर की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिले पूरी तरह कोरोना मुक्त। प्रशासनिक अमले और चिकित्सकों का जताया कोरोना सर्वाइवर ने आभार। प्रधानमंत्री के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक मनाया जा रहा है संकल्प पर्व। इस दौरान देश भर में चलाया जाएगा व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने जन्म दिवस पर दमोह में किया पौधारोपण। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने जन्म दिवस के मौके पर नरसिंहपुर पहुंचकर किया वृक्षारोपण, लिया बुजुर्गों का आशीर्वाद और इस दौरान दर्जनों पौधों का रोपण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कम से कम 5 पौधे अनिवार्य रूप से लगाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को राज्य में मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। श्रमिकों में इस अभियान के शुरू होने से जागी एक उम्मीद की किरण। अपने गृह ग्राम में ही मिल सकेगा रोजगार। सीमा पर चीन और देश के भीतर कोरोना को हर मोर्चे पर हराने में है भारत सक्षम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की क्षमताओं को लेकर बेबाकी से रखी बात। कहा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश में कहीं भी नहीं है कोरोना का सामुदायिक संक्रमण। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार शाजापुर जिले के मक्सी गुना रेलखंड पर इलेक्ट्रिक रेल लाइन का काम हुआ पूरा। लगभग 72 साल बाद दौड़ेगी इस ट्रैक पर विद्युत ट्रेन। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने अपनी टीम के साथ स्पेशल के जरिए किया रेल लाइन का निरीक्षण। देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है ये दिन। जीवन में और योजना निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व पर लोगों को किया जाता है जागरूक। और भोपाल संभाग सहित राज्य के अनेक हिस्सों में मानसून की सक्रियता से हो रही अच्छी बारिश। राजधानी समेत प्रदेश के कुछ भागों में मौसम विभाग ने तेज बारिश की जताई संभावना। दिन में धूप खिलने और दोपहर बाद देखा जा रहा है बारिश का सिलसिला। पाँच मिनट 15 खबरों के बाद अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पहुंचा पार। कोविड-19 से 5 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। भारत में भी 16,000 से ज्यादा लोगों की हुई मृत्यु। देश में कोरोना से रिकवरी की दर 58% से ज्यादा। मध्य प्रदेश में रविवार को बीते 24 घंटों में मिले 221 मामलों के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 13,186। राज्य में 557 संक्रमितों की हुई मृत्यु। कोरोना से अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 10,000 से ज्यादा। प्रधानमंत्री ने अपने प्रसिद्ध कार्यक्रम मन की बात के जरिए किया देशवासियों को संबोधित। कहा लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को मिला करारा जवाब। अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे वीर सैनिक। सीमा पर चीन और देश के भीतर कोरोना को हर मोर्चे पर हराने में है सक्षम भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की क्षमताओं को लेकर बेबाकी से रखी बात। कहा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश में कहीं भी नहीं कोरोना का सामुदायिक संक्रमण। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद वर्चुअल रैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता और जनता को किया संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी के बीते 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। चीन के साथ सीमा विवाद पर
छद्म राजनीति के लिए कांग्रेस पर बोला हमला। और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह में अपने जन्म दिवस के मौके पर संकल्प पर्व के तहत किया वृक्षारोपण। नरसिंहपुर जिले के अपने गृहग्राम गोटेगांव पहुंचकर लिया बुजुर्गों का आशीर्वाद। प्रत्येक व्यक्ति से कम 5 पौधे लगाने का किया आह्वान। बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। जरूरत ना होने पर घर से बाहर ना निकले, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।